हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। वेलकम बैक टू जीसी 3.0। टेक्निकली हमारा चैप्टर पिछले लेक्चर में ख़त्म हो गया था। टेक्निकली हमारा जो लेक्चर था, जो चैप्टर था, वो पिछले लेक्चर में ख़त्म हो गया था। लेकिन आज का मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो इस एबनॉर्मल मोलर मास, वेंट ऑफ फैक्टर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन और आपके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में वेंट ऑफ फैक्टर यानी आई का कैसे इस्तेमाल करना है, उसके ऊपर मैं आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स करा देता हूँ। न्यूमेरिकल्स करने से क्या होगा, आप लोगों को भी कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा कि भाई साहब इसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, वैसे आप लोग सभी जानते हैं कि आप लोगों का जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू होता है वो कैलकुलेटेड यानी जो आप लोग ऑन पेपर करते हो वो अलग होता है, और अगर आपका सॉल्यूट एसिड है, बेस है, सॉल्ट है यानी आयोनाइज होने वाला है, या उसके अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह बनने वाली है, तो वो एसोसिएट और डिसोसिएट होता है और इस वजह से आपकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर फ़र्क आ जाता है। आई थिंक वी ऑल नो दैट पॉइंट। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें ये सीखना है कि वेंट ऑफ फैक्टर का इस्तेमाल कैसे करना है। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो फॉर्मूले में है उसमें आई का मल्टीप्लिकेशन दे दो तो आपको क्या वैल्यूज़ मिल जाएगी, आपको आपके कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व दोनों की वैल्यू सेम मिल जाएगी। और फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वगैरह की हमने बात करी थी। अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। ये न्यूमेरिकल्स आपको मेरी डीपीपी में भी मिल जाएंगे और ये न्यूमेरिकल्स आप लोगों को सॉल्व करने कुछ एनसीईआरटी के सॉल्व कराऊंगा। तो मेरे पास में पहला न्यूमेरिकल है जो आप लोगों को मैं करवाने वाला हूँ। एक 0.5%, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, एक 0.5% एक्वस सोल्यूशन है आप लोगों के पास में KCl का। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KCl फ्रीजेस एट -0.24 डिग्री सेल्सियस। ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है। आपको बोल रखा है कैलकुलेट द वेंट ऑफ फैक्टर, कैलकुलेट द वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन if Kf is find out नहीं is found to be 1.86 केल्विन्स kg पर मोल। अब गाइस देखो इस प्रकार के सवालों को कैसे सॉल्व करना है। दिस इज वेरी इजी। सबसे पहले तो देखो आप लोगों को इसके अंदर है ना, इस क्वेश्चन को मुझे क्यों पसंद आया, इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट लग जाएंगे। सॉल्यूशन चैप्टर 1 से जो लेक्चर नंबर 1 था वहां से लेकर लास्ट तक के सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे। देखो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है। तो आप जब सॉल्यूशन करने पहुंचोगे तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा डेल्टा TF इज इक्वल टू KF मल्टीप्लाई बाय मोलालिटी, एंड मोलालिटी इज गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पर आप देखो आपको 0.5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KCl दे रखा है। तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा, वही वाला जो मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाया था। सॉल्यूशन हमेशा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। अब सॉल्यूशन तो तुम्हारा पक्का 100% ही होगा, लेकिन उसमें तुम्हारा KCl मात्र 0.5% है, तो 99.5% तुम्हारा सॉल्वेंट हो गया। तो क्यों ना मैं 100% को सीधा 100 ग्राम मान लूँ, सॉल्यूट को मैं 0.5 ग्राम मान लूँ और सॉल्वेंट को मैं 99.5 ग्राम मान लूँ। तो तुम्हारे पास में देखो किस किस की वैल्यू आ गई, तुम्हारे पास W1 W2 की वैल्यू आ गई, तुम्हारे पास में W1 की वैल्यू आ गई, और बाकी आगे बढ़ते हैं। अब ये बोल रहा है ये सॉल्यूशन इतने टेम्परेचर पे फ्रीज हो जाता है। अब बच्चा लोग आप सब लोग एक बात जानते हो कि अगर तुम्हारे पास में वाटर होता, प्योर वाटर, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जब इसने सॉल्यूशन बनाया तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट -0.24 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो डेल्टा TF कैसे निकालेंगे, आप लोग सब जानते हो डेल्टा TF निकालने का फॉर्मूला TB नॉट माइनस TB,
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इसको सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट को आगे क्यों रखते हैं? क्योंकि इसकी वैल्यू बड़ी होती है। डिप्रेशन हो गया ना, सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट है उससे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, तो जो बड़ी वैल्यू है वो आगे और जो कम हो गया वो पीछे। तो 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 0.24 डिग्री सेल्सियस, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? प्लस 0.24 डिग्री सेल्सियस। और आप लोग सब जानते ही हो, जब कभी भी वैल्यू कम होती है तो जितना डिग्री सेल्सियस में कमी आती है उतना ही केल्विन्स में कमी आती है। तो आप चाहें तो आप इसको डायरेक्टली 0.24 केल्विन्स भी लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ ये वाला कॉन्सेप्ट। तो अब हम लोगों को यहाँ पर सब चीज़ें मिल गई है। अब हमें बस क्या करना है, हमारे इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करना है, मल्टीप्लाई बाय आई कर देना है। तो ये आपका एक्चुअल फॉर्मूला हो गया किसका? ये आपका एक्चुअल फॉर्मूला हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। ठीक है, अब आप चलो फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप करो। डेल्टा टीएफ की जगह पर क्या आ गया? 0.24, केएफ की जगह पे आ गया 1.86 केल्विन्स केजी पर मोल। इसको मैं लिख देता हूं 0.24 केल्विन्स मल्टीप्लाई बाय W2 क्या है? W2 0.5 ग्राम्स। अच्छा, KCl का मोलर मास तो निकालो भाई। पोटेशियम का होता है 39 और क्लोरीन का होता है 35.5, तो 0.5 9 और 4 14 एक कैरी 74.5। सो डिवाइडेड बाय 74 ले लें, चलो 74.5 ले लेते हैं टू बी वेरी प्रिसाइज, अच्छा आंसर लाएंगे। इंटू 1000 अपॉन W1 क्या हो जाएगा? 99.5, ये देखो, और मल्टीप्लाई बाय आई। समझ में आ रही मेरा बच्चा लोग, मेरा प्यारा प्यारा बकुड़ा, मेरा गुलबुला? तो ये ग्राम हो जाएगा। अच्छा, ये तो केजीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये केजी में कन्वर्ट होगा तो केजी कट गया। यहाँ पर भी ये वैल्यू ग्राम पर मोल रहती है, तो ग्राम ग्राम कट गया, मोल मोल कट गया, केल्विन केल्विन कट गया। तो यहाँ पर सारी यूनिट्स कट गई, बस बचेगा आई। तो आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आई की वैल्यू निकालेंगे 0.24 इंटू ये वैल्यू इधर मल्टीप्लीकेशन में चली जाएगी 74.5 इंटू 99.5 अपॉन 1.86 इंटू 0.5 इंटू 1000। मैं लाता हूँ कैलकुलेटर और जल्दी जल्दी इसको कैलकुलेट करता हूँ ताकि मुझे सही आंसर मिल जाए। तो मेरा कैलकुलेटर ये रहा, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। 0.24 74.5 99.5 1779 1779, वाह 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 वाह, 1779.06। अब इसको अपन डिवाइड करेगा किससे? इससे। देखो अपन इसको डिवाइड करता है 1000 को, अपन सीधा मल्टीप्लाई करता है 0.5 से, और 0.5 को अपन मल्टीप्लाई करता है 1.86 से, तो वैल्यू आई 930। वाह 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 वाह, 930। अब मैं क्या करेगा? 1779 को डिवाइड करेगा 930 से, तो मुझे वैल्यू मिलेगी 1.91। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ आई। गुलगुलो, मेरा बच्चा लोग, मेरा बकुड़ो, डिड यू गॉट द वैल्यू ऑफ आई? तो आपका एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, आपको वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू मिल गई। अब आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू चाहिए। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू का फॉर्मूला कभी याद करने की जरूरत नहीं है। आप लिखो यहाँ पर KCl टूटेगा K प्लस और Cl नेगेटिव के अंदर। मैंने माने इसके इनिशियल मोल्स 1, मैंने माने इसके फाइनल मोल्स 1 माइनस अल्फा, ये निकला अल्फा, ये निकला अल्फा, याद करो। फिर मैंने आप उसका फॉर्मूला क्या पढ़ाया था? I इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन होने के बाद आपके सॉल्यूशन में कितने मोल्स बच रहे हैं? तो 1 माइनस अल्फा किसका बच रहा है? आपके इसका, प्लस अल्फा इसका, प्लस अल्फा इसका, तो ये अल्फा और ये अल्फा कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन इनिशियली। तो इनिशियली आपके 1 मोल थे, तो I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, ये 1 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 ही हो जाएगा। अब I की वैल्यू क्या है? 1.91 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, ये 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 0.91 इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा की वैल्यू यानी तुम्हारी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो गया? 0.91, और वी कैन से 91%। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय 100 कर दो, और डिवाइडेड बाय 1 कर दो। समझ रहे हो? तो देखो बच्चा लोग कितना प्यारा आंसर आया, हम चेक कर लेते, बिल्कुल सही आंसर आया हमारा। वी हैव गॉट द एग्जैक्टली राइट आंसर। तो समझ रहे हो आप लोग,
इस तरीके से आपको इन कॉन्सेप्ट को यूज़ करना पड़ता है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, तब तक मैं अगला क्वेश्चन निकालता हूँ। अगला क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2.12। आप लोग भी इसको एनसीईआरटी की किताब में जाकर छांट सकते हैं। तो देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगा मेरे को, इसमें सारे कॉन्सेप्ट यूज हो गए। तुम्हारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में वेंट ऑफ फैक्टर लगाने का तरीका भी आ गया। अच्छा मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमेशा ध्यान रखना, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, उनके लिए आई की वैल्यू हमेशा 1 यूज करना। मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जिनका डिसोसिएशन और एसोसिएशन पॉसिबल नहीं है, आप उनके लिए आई की वैल्यू हमेशा 1 यूज करेंगे। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको कई ऐसे सवाल कराए हैं, जब मैं आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के सवाल करवा रहा था, तब मैंने आपको कई बार ये बात बताई है कि अगर आपके पास में सवाल में, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूं, ये सवाल नहीं टिप दे रहा हूं, अगर आपको सवाल में ऐसा लिखा हुआ आता है दैट अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड या सब्सटेंस इज एडेड इन अ सॉल्यूशन, ऐसा करके अगर आपको टर्म आती है, या अगर आपको सवाल में सॉल्यूट की जगह ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है, सुक्रोज आता है, शुगर आती है, यूरिया आता है, आप लोग सब जानते हो ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है। मतलब ना तो इनमें आपको कैटायन मिलेगा, ना तो आपको इनमें एनायन मिलेगा। तो फॉर ऑल दीज अगर इस तरीके के आपको सवाल आते हैं तो आप इन सब के लिए वेंट ऑफ फैक्टर हमेशा 1 यूज करके चलेंगे। शुड ऑलवेज बी 1, यू शुड यूज दिस ऑलवेज एज 1। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला होगा KB मल्टीप्लाई बाय M मल्टीप्लाई बाय I, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला होगा, सॉरी दिस इज KF, ठीक है ना, KB मल्टीप्लाई बाय M मल्टीप्लाई बाय I। तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा CRT मल्टीप्लाई बाय I, ये तुम्हारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला होगा। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का तुम्हारा अगर जो फॉर्मूला होगा ये वाला, या कोई भी फॉर्मूला, इन सब में I की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये वैल्यू लिखो, ये वैल्यू ना लिखो, की फर्क पड़ता है। इसीलिए तुम्हारी अभी तक जितने मैंने न्यूमेरिकल्स कराए थे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आप ऑब्जर्व करोगे या तो सॉल्यूट में ये सब लिखा हुआ रहता है, या सॉल्यूट में कभी कभी बेंजीन आ जाता है। तुमको सॉल्यूट में कभी कभी बेंजीन आ जाता है, कभी कभी आप लोगों को टॉल्वीन आ जाता है, कभी कभी आप लोगों को क्लोरोफॉर्म आ जाता है। समझ रहे हो, ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। लेकिन अगर कभी नमक आ गया, NaCl आ गया, KCl आ गया, एसिटिक एसिड आ गया, तो फिर क्या होगा बच्चा लोग, फिर तुम्हारे आई की वैल्यू का वहां पर हमें इस्तेमाल करना है। तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट आई होप समझ में आपको आया होगा और आप लोगों को इसको अप्लाई करते आना चाहिए, क्योंकि बच्चे लोग यही सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं और फिर वो सोच के आते हैं कि मैंने तो फॉर्मूला सही लगाया था, आंसर गलत कैसे हो गया। चलो क्वेश्चन देखते हैं। एक छोटा सा अपडेट, वैसे तो ये अपडेट आप लोगों के लिए नहीं है, अगर आप किसी 8, 9 और 10th के बच्चे को जानते हो जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है, जो आप लोगों ने शायद मिस कर दिया होगा, 8, 9 और 10th का बच्चा जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है जेई नीट जैसी एग्जाम्स के लिए, NTSC ओलंपियाड्स के लिए, तो उसके लिए गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मैंने अनअकैडमी पर एक कैटेगरी पर ज्वाइन किया है और वो कैटेगरी सिर्फ 8, 9 और 10th के बच्चों के लिए है, अर्ली फाउंडेशंस के लिए। उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। उन डिजायरेबल बच्चों के साथ, उन नीडी बच्चों के साथ जिनको उस चीज़ की नीड है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। 2 ग्राम्स बेंजोइक एसिड। अब व्हाट इज बेंजोइक एसिड? बेंजोइक एसिड इज बोले तो तुम्हारी बेंजीन रिंग के ऊपर COOH का होना, और ये COOH का होना तुम लोग समझ ही गए हो, ये एसोसिएशन शो करेगा क्योंकि इसके अंदर OH ग्रुप है, और डिसोसिएशन भी कर सकता है, बट डिपेंड करता है कि करेगा क्या। इज डिजॉल्व्ड इन 25 ग्राम्स ऑफ काय में, ओ हो बेंजीन में। अच्छा, इसको इन्होंने 25 ग्राम्स ऑफ बेंजीन में डिजॉल्व कर दिया।
and shows depression in freezing point, and it shows depression in freezing point is equal to 1.62 केल्विन्स। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। अब मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज 4.96, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट यानी तुम्हारे KF की वैल्यू ये क्या बता रहा है, 4.9 केल्विन्स kg पर मोल। बेटा तुम्हारे NCERT का एक्सरसाइज का नहीं, एक्सरसाइज नहीं, एग्जाम्पल 2.12 करवा रहा हूं, आप लोग भी इसको जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ association of acid if it form dimer? So what is the percentage of association of acid, ये जो आपने acid यूज किया है, if it forms dimer, if it forms dimer। अब बेटा आप लोग सब जानते हो डाइमर का मतलब क्या होता है, दो बेंजोइक एसिड के मॉलिक्यूल जुड़कर एक हो जाएंगे, दो बेंजोइक एसिड के मॉलिक्यूल जुड़कर एक हो जाएंगे। तो सबसे पहले अगर मुझे परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन निकालना है, मतलब मुझे यहां पर डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालना है, एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन मतलब अल्फा। अब अल्फा मैं तभी निकाल पाऊंगा, जैसे देखो बेंजोइक एसिड, मैंने यहां पर लिखा बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला C6H5COOH है ना, ये अंदर जाकर 2C6H5COOH जुड़ गया, मतलब ये अंदर जाकर क्या हो गया, एसोसिएट हो गया। इसने एसोसिएशन शो करा, इनफैक्ट यहाँ नहीं लिखना चाहिए, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ये ऐसा लिखना चाहिए 2, मतलब ये डाइमर बन गया, दो मॉलिक्यूल जुड़कर एक हो गए। अगर आपने यहाँ पे इसके दो मोल्स लिए, अगर आपने इसके फॉर एग्जांपल आपने इसके दो मोल लिए, तो ये डाइमराइज होकर आपको सिर्फ 1 मोल दिखाई देगा। अब क्या करें, तो अगर मान लो आपने इसके इनिशियल मोल्स 1 लिए हैं, तो अभी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन फाइनली मैंने बोला 1 में से अल्फा मोल्स एसोसिएशन में चले गए, एसोसिएट होकर डाइमर बन गए। अब आप खुद देखते हो कि दो मॉलिक्यूल जुड़कर एक बन रहा है, यानी 2 से 1 बन रहा है, मतलब हाफ हो रहा है। तो अगर अल्फा मॉलिक्यूल्स एसोसिएशन में चले गए तो इनका भी हाफ हो जाना चाहिए। तो यहां पर आपके I की वैल्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन आफ्टर एसोसिएशन, एसोसिएशन हो जाने के बाद सॉल्यूशन में टोटल कितने मोल्स हैं, भले ही वो इसके हो या इसके हो, जो डाइमराइज नहीं हुआ या जो डाइमराइज हो गया, सबके जोड़ना है। सो 1 माइनस अल्फा जो डाइमराइज नहीं हुए प्लस अल्फा बाय 2 जो डाइमराइज हो गए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन टेकन इनिशियली 1। तो तुम्हारे यहाँ पर I की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 तो इधर मल्टीप्लाई में हो गया, माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2, सो 1 माइनस अल्फा बाय 2 लिख दूं। अरे एक में से आधा चला गया, एक बड़ा है तो माइनस ही हो गया। चलो ग्रेट, तुमको I की वैल्यू मिल गई, मतलब तुमको ये अल्फा निकालने के लिए पहले I की आवश्यकता पड़ेगी। चलो I कैसे निकालेंगे भाई, मेरे को पता है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF मल्टीप्लाई बाय W2 अपॉन M2 इंटू 1000 क्या होता है 1000 अपॉन W1 इंटू I। यहां से मुझे I की वैल्यू मिल जाएगी। डेल्टा TF की वैल्यू मेरे को दे रखी है, दैट इज 1.62 केल्विन्स। मुझे KF की वैल्यू दे रखी 4.9 केल्विन्स kg पर मोल, और मैं जानता हूं केल्विन से केल्विन हाथों हाथ कट जाएगा। W2 2 ग्राम बेंजोइक एसिड दे रखा है। अच्छा, बेंजोइक एसिड का अपने को मोलर मास निकालना है, तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या, 12, एक कार्बन का मास 12 और टोटल कार्बन 6 प्लस 5 हाइड्रोजन ये और ये छठा हाइड्रोजन, तो ये 6 हाइड्रोजन। फिर तुमको एक कार्बन मिल गया यहाँ पर और 2 ऑक्सीजन मिल गए, तो एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 का 32, तो 12 6 72 प्लस 32 और 12 44 और 6 50, तो ये 2 7 प्लस 12 122। क्या मैं इसको ठीक लिखा हूँ, एक बार मेरे को भी क्रॉस चेक करना चाहिए। वेरी गुड, 122 मैंने सही लिखा है। कई बार ऐसा ब्लंडर हो जाता है कि मैं गलत लिख देता हूँ। सो 122। अच्छा, क्योंकि ये मोलर मास है, मोलर मास की यूनिट हमेशा ग्राम पर मोल लिखी जानी चाहिए, ताकि आप लोगों को यूनिट्स भी सीखने को मिले, ताकि आपको ज़्यादा मजा आए। और कितने ग्राम बेंजीन में, 25 ग्राम बेंजीन में इंटू I। देखो ग्राम से ग्राम मर गया, नहीं यहाँ पर ग्राम नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि मैंने 25 ग्राम को 1000 से डिवाइड किया, तो ये kg हो जाता है। तो देखो ये kg से ये kg मर गया, ये ग्राम से ये ग्राम मर गया, ये मोल से ये मोल मर गया, कोई यूनिट नहीं बची, सिर्फ बचेगा I।
अब आई की यू कैसे लिखेंगे, 1.62 इंटू 122 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4.9 इंटू 1000। तो 25 इसको 25 4 100 40 टाइम्स काटा, 2 ने इसको 61 टाइम्स काटा, है ना। अच्छा ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 0.81। बस इससे ज़्यादा आप मेरे ख्याल से इजी सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। अब अपने के लिए को इसके लिए कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ेगा, कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ेगा। सो कैलकुलेटर इज 0.81 मल्टीप्लाई बाय 61 मल्टीप्लाई बाय कुछ भी नहीं बचा तो 49.41, ठीक है। फिर 4.9 मल्टीप्लाई बाय 20 98। अच्छा तो क्या 0.5 आ रहा है क्या, अरे 0.504, वेरी गुड। सो I इज इक्वल टू 0.504 वी आर गेटिंग, ठीक है, क्योंकि तुमको कुछ 49.49 दिखता है और अपॉन 98 आ रहा है, तो ये कुछ इस तरीके से चलेगा, ठीक है। अब I की वैल्यू मिल गई, लेकिन हमको डिग्री ऑफ एसोसिएशन चाहिए, तो I की वैल्यू वहां पर अब ये फॉर्मूले में रख दो। तो 0.504 इज इक्वल टू 1 माइनस एल्फा बाई 2, 1 को इधर ले जाके माइनस कर दो भाई। देखो जब 1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, प्लस 0.504 इज इक्वल टू माइनस अल्फा बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी -0.496 इज इक्वल टू माइनस अल्फा बाई 2। तो अल्फा मर गया, सॉरी माइनस मर गया, अल्फा क्या हो गया, इधर जाके 2 मल्टीप्लाई में जाएगा, 6 2 12, 1 कैरी, 9 2 18, 1 कैरी 19, 4 2 8 9, तो 0.992 इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अब आप लोग सब जानते हैं ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन को अगर आप, क्योंकि आपने इनिशियल मोल्स लिए थे 1, तो 0.992 टूट गए, टोटल मोल्स थे 1 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 99.2% इज द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन। क्या यह बात खतरनाक तरीके से दिमाग में बैठ गई भाई? बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल होते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस, आप लोग बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो, बड़ा मज़ेदार काम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बच्चा लोग, मेरे बकुड़ो, मेरे बच्चों, मेरे बेटो, दुर्योधनो। चलो अब एक चीज़ और मुझे सिखानी पड़ेगी, मुझे वो क्वेश्चन अभी एनसीईआरटी में ही मिला और वो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, उसके अंदर एक और चीज़ आ गई, और वो चीज़ क्या है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। खैर वो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को इक्विलिब्रियम नाम के चैप्टर के अंदर पिछले साल अपने सेशन 21 एंड 22 के वीडियोस में, जो क्लास 11th वाले बच्चों को मैंने आयोनिक इक्विलिब्रियम एंड जो इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ाया था उसके अंदर वो सवाल करवाया था, बट हम ठीक है यहाँ पर उसका फिर से यूसेज लेंगे। 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड, देखो ये सवाल भी बहुत अच्छा है, यहाँ पर भी तुम्हारे सारे कंसेप्ट यूज होंगे। 0.6 ml एसिटिक एसिड जिसकी ससुरों ने तुमको डेंसिटी दे रखी है 1.06 ग्राम पर ml, क्या बोल रहा है ये इसके आगे, इज डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर, इज डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड was 0.0205 डिग्री सेल्सियस। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट was observed 0.0205 डिग्री सेल्सियस। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, मैं इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, ठीक है। अब क्या बोल रहे लाइए, कैलकुलेट वेंट हॉफ फैक्टर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। कैलकुलेट द वेंट हॉफ फैक्टर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछ रहा है ये, समझ में आ रही है वर्ड। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट नहीं पढ़ा है आप लोगों ने इस चैप्टर में, जिसको मैं आप लोगों को के के नाम से आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा चुका हूँ। खैर चलो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो बताएंगे। और के एफ की वैल्यू, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट का बोल रहा है ये, 1.86 होती है पानी की, केल्विन्स केजी पर मोल। चलो करेंगे सॉल्व, मज़ा लेंगे, अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखो क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करें भैया वेंट ऑफ फैक्टर निकालना है तो फॉर्मूला तो ये यूज़ करना पड़ेगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू W2 अपॉन M2
इंटू 1000 अपॉन W1। डेल्टा TF तो सीधा सीधा दे रखा है 0.0205, और मैं जानता ही हूँ कि क्योंकि वाटर की बात चल रही है तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है TB0 माइनस TB, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, माइनस इसका कितने से कम हो गया 0.0205। तो जब आप इसको निकालेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.0205 डिग्री सेल्सियस। और आप लोग जानते हो कि जब इतने डिग्री सेल्सियस से कोई चीज़ कम होती है तो वो इतने केल्विन से ही कम होती है, तो मैं इसको डायरेक्टली केल्विन लिख सकता हूँ। जब कभी भी आपको ये शब्द लिखा हुआ मिले दैट द फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस बाय दिस, या इतना हो गया, तो आप आराम से बिना किसी चिंता के उसको केल्विन्स में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। अब आई हमको निकालना है, मल्टीप्लाई बाय KF क्या है बच्चा लोग, गुलजारी ला लो, इट इज़ 1.86 केल्विन्स kg पर मोल। तो मैंने केल्विन से केल्विन, देखो मैं तो हाथों हाथ काट देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय। अब W2 नहीं मिल रहा, क्यों? क्योंकि तुमको यहाँ पर सवाल में ml में वैल्यू दे रखी है। तो क्या तुम लोगों को डेंसिटी का फॉर्मूला पता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी दे रखी है? 1.06 ग्राम पर ml। मास पता नहीं है, 0.6 ml दे रखा है, तो ml खत्म। सो मास इज इक्वल टू 1.06 मल्टीप्लाई बाय 0.6, क्या वैल्यू मिलेगी? फटाफट सॉल्व करते हैं। 1.06 मल्टीप्लाई बाय 0.6, 0.636। तो आपको यहाँ पर 0.636 ग्राम्स इज द वैल्यू ऑफ एसिटिक एसिड। तो W1 की जगह मैंने यहाँ पर क्या वैल्यू निकाली? 0.636 ग्राम्स बाय द यूज ऑफ डेंसिटी। तो मैं यहाँ पर लिख दिया 0.636 डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH3COOH। तो एक कार्बन का मास 12, 3 हाइड्रोजन, फिर एक कार्बन का मास 12, फिर 2 ऑक्सीजन का मास 32 और एक हाइड्रोजन का मास 1। तो 3 12 और 12 24, 12 12 24, 32 और 3 35 और 1 5 और 4 9, 3 और 2 5 प्लस 1 यानी 60। अरे वाह, हलवा 60। ठीक है, तो मोलर मास इसका लिख दिया मैंने 60, ये ग्राम से। मोलर मास की यूनिट क्या होती है? ग्राम पर मोल। मोल मोल फुट्टूस फुट्टूस फुट्टूस, ग्राम ग्राम फुट्टूस इंटू 1000 अपॉन 1 लीटर। 1 लीटर मतलब कितना ml? 1000 ml। और आप लोग सब जानते हो कि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1। तो अगर आपने 1000 लीटर ml लिया है तो वो 1000 ग्राम के बराबर है। अगर आपने 1 लीटर लिया तो 1 kg के बराबर है। तो ठीक है, मैंने इसको 1000 बाय 1000, मैंने 1 लीटर को 1000 ml मान लिया और 1000 ml को 1000 ग्राम मान लिया, तो मैंने नीचे 1000 ग्राम लिख दिया। तो जब मैं 1000 ग्राम को 1000 से डिवाइड करूंगा तो वो अपने आप kg में चले जाता है ना, kg में कन्वर्ट करते हैं हम लोग। तो kg फिट्टूस हो गया और ये पूरी तरीके से फिट्टूस हो गया। तो अब यहाँ पर तुम्हारे I की वैल्यू कैसे निकलेगी? देखो 60 मल्टीप्लाई बाय 0.0205, बस यही दो चीज़ मल्टीप्लीकेशन में जाएगी। इधर बचेगा 0.636 इंटू 1.86। बस सॉल्व कर लेते हैं इसको जल्दी से, I की वैल्यू निकाल लेते हैं। 60 मल्टीप्लाई बाय 0.0205, 0.020, ठीक है, तो 1.23 और 1.18, तो 1.23 डिवाइडेड बाय 1.18, तो इट इज़ 1.04। I की वैल्यू में एक बार क्रॉस चेक करूंगा, मैंने जो सॉल्यूशन लिखा है वेरी गुड, एग्जैक्टली आ रही है 1.041। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ I। अब आप लोगों को यहां पर I की वैल्यू तो आ गई, लेकिन तुमको डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालते नहीं आती होगी शायद। और देखो यहां पर शब्द पढ़ो, वो स्पेसिफिकली बोल रहा है कि ये डिसोसिएट हो रहा है, ये एसोसिएट नहीं हो रहा है। तो यहां पर डिसोसिएशन हो रहा है, तो लिखना पड़ेगा CH3COOH का यहाँ पर डिसोसिएशन होता है CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव के अंदर, ये आप लोग सब बात जानते हो। तो यहाँ पर देखो मुझे इनिशियल मोल्स मानने पड़ेंगे C, क्यों? क्योंकि मैं डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। 0 0 फाइनल मोल्स C में से अल्फा चले गए, अल्फा अल्फा बचे। तो यहाँ पर आपके टोटल I इज इक्वल टू टोटल
आई इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन, सी माइनस अल्फा, अच्छा सॉरी, सी में से अल्फा का है तो ये सी अल्फा और ये भी सी अल्फा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने इनिशियल मोल्स लिए हैं सी, आप हमेशा 1 लेते थे तो यहां पर आप सिर्फ वन अल्फा लिखते थे, लेकिन अगर आप मान लो इनिशियल मोल्स आपने लिए 2 और मान लो 2 में से अल्फा चले गए तो आप यहां पर 2 अल्फा और 2 अल्फा लिखोगे। समझ में आ रही बात? जो इनिशियल मोल्स होगा वो अल्फा के आगे आएगा, ये हमने क्लास 11 में भी देखा था, यहां पर भी देखा, प्लस सी अल्फा डिवाइडेड बाय सी कर लो इसको, ठीक है। अब यहां पर अपन क्या करते हैं, चलो कुछ करते हैं, तो एक काम करते हैं, इन सब में से सी कॉमन ले लेते हैं, तो सब में से सी कॉमन लेने की वजह से यहां बचा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय सी, अल्फा कैंसिल हो गया, सी कैंसिल हो गया, तो आई की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस अल्फा। नाउ व्हाट इज आई इज 1.041 प्लस 1 माइनस अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 0. ये जब इधर जाएगा 041 इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। पहले इतना नोट करो क्योंकि मुझे थोड़ा सा रब करने की जरूरत पड़ेगी। अल्फा की वैल्यू आ गई। अब सर आपने इतना सब धातरमा करा क्यों, मैं आपको बताता हूं। मैं पहले यहां पर अल्फा की वैल्यू लिख देता हूं। अल्फा की वैल्यू मुझे मिली 0.041। मैंने इतना सब धातरमा डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए किया। क्यों किया वो मैं आपको बताता हूं। क्या मैं इसको रब कर दूं? जल्दी से नोट करो। चलिए मैं इसे रब कर रहा हूं। नाउ मैंने ये सब इसलिए करा कि डिसोसिएशन कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है पता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये डिवाइडेड बाय CH3COOH। याद आया कुछ? याद आया? आयोनिक इक्विलिब्रियम। मेरा बच्चा लोग, क्या ये बात याद आई आप लोगों को? हाँ सर, याद आ गई सर, मजा आ गया, बिल्कुल मजा आ गया, बिल्कुल याद आ गई, है ना? अब देखो यहां पर इसकी वैल्यू क्या है? सी अल्फा मल्टीप्लाई बाय इसकी वैल्यू क्या है? सी अल्फा डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू क्या है? सी माइनस अल्फा। या तो ऐसा कर लो और इसको लिख दो सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन, यहां पे सी बाहर निकाल लो, तो क्या ये ऐसा नहीं दिखेगा 1 माइनस अल्फा, क्या सी माइनस सी अल्फा में से? सो सी और सी कैंसल आउट हो गया, तो के अल्फा के ए की वैल्यू क्या हो गई? सी इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। नाउ सी की वैल्यू कहां से आएगी? कॉन्सेंट्रेशन की। बेटा कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू आएगी तुम्हारे इससे, मोलालिटी क्या आई तुम्हारी? देखो 0.636 अपॉन 60 इंटू 1000 अपॉन 1000। तो क्या है तुम्हारी मोलालिटी? मैं यहां से डायरेक्ट उठा के लिखता हूं 0.0106। मोलालिटी 0.0106, दिस इज योर मोलालिटी। तो कॉन्सेंट्रेशन की जगह 0.0, आप लोग सब जानते ही हो कि मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती है। तो 0.0106 मल्टीप्लाई बाय अल्फा की वैल्यू क्या आई? 0.041 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.041। अब जब आप इसको पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? देखो मैं निकाल के बताता हूं। तो 0.041 मल्टीप्लाई बाय 0.041 मल्टीप्लाई बाय 0.0106 और इसको अपने को डिवाइड करना है। 9 बचेगा इधर, 9.0 से अपन अगर इसको डिवाइड करें तो 2.90, यस 1.86 इंटू 10 टू द पावर -5। दिस इज द वैल्यू ऑफ Ka। मेरा प्यारा बच्चा लोग, क्या यह बात आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई? क्या आप लोगों को यह बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप लोग K अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है? कोई परेशानी? पक्की बात? ग्रेट। तो देखो इस तरीके के सवाल हम लोगों को करने पड़ते हैं।
एक सवाल और करेंगे, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडेज क्लास। आप लोगों को मैंने अप्रॉक्सीमेटली सभी कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, अब आप लोग यहां पर सभी कॉन्सेप्ट लगा सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करने वाला हूं मैं, एक वीडियो बना दूंगा, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो फिर आप लोग आराम से प्रैक्टिस करना। देखो क्वेश्चन कितना प्यारा है और कितना शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द डेल्टा टी एफ इज 1.76 नहीं क्या बोल रहा है 7 पॉइंट, अच्छा इज 7.10 इंटू 10 टू द पावर, और बाप रे 10 टू द पावर -3 केल्विन, ओहो, ऑफ अ सॉल्ट KX FeCN6। ठीक है, और क्योंकि ये एक्वा सॉल्यूशन बना रहा है तो आपको यहां पर पानी का KF दे रखा है 1.86 केल्विन्स kg पर मोल। ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं दे रखा है, बस आपको बोल रखा है डिटरमाइन X, ये जो X है ये निकालना है। अब ससुरा दिमाग खराब हो जाता है कि करे तो करे क्या, कैसे करें इसको। तो अगर आप लोगों को याद हो तो हमने पिछले लेक्चर में फॉर्मूला पढ़ा था, अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन N-1। बस ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, दिस फॉर्मूला यू हैव टू यूज। बस आप लोगों को ये फॉर्मूला मेरा बच्चा लोग यूज करना है। अब अगर ये फॉर्मूला आपको यूज करना है तो आप खुद सोचो आपको किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक तो आई की और एक तो अल्फा की। तो चलो निकालते हैं, फिर देर किस बात की, फटाफट हम लोग इस पर टूट पड़ते हैं। टूट पड़े, पक्की बात। लेकिन आपके मन में सवाल आएगा सर आई कैसे निकाले, हम लोग आई कैसे निकालें। देखो यार मेरी एक बात समझो, जब इस तरीके के सवाल आते हैं तो यहां पर आप इसका मोलर मास भी नहीं निकाल सकते हो। निकाल सकते हो क्या मोलर मास? नहीं निकाल सकते, क्योंकि पोटेशियम में कितने एटम है हमको पता नहीं, हमको वही निकालना है। तो ऐसे केसेस में आप लोग बस एक बात मान के चलो, जस्ट यूज वन थिंग कि KX FeCN6 पूरा 100% डिसोसिएट हो रहा है, तो तुमको X मोल्स ऑफ K प्लस मिलेगा और तुमको 1 मोल ऑफ FeCN6 मिलेगा माइनस। तो तुमको यहां पर जो टोटल मोल्स मिल रहे हैं, इनिशियली अगर आप लोगों ने 1 मोल लिए हैं तो इसके 0 होंगे, लेकिन फाइनली ये पूरा खत्म हो गया, यहां पर बचा X और यहां पर बचा 1, तो तुम्हारे जो फाइनल मोल्स हैं इट शुड बी X प्लस 1, यानी जहां पर जो N की वैल्यू आएगी इट शुड बी X प्लस 1। ठीक है, अब I कैसे निकालोगे सोचो, कुछ कर सकते हो क्या आप लोग I निकालने के लिए? कुछ कर सकते हो आप लोग? क्वेश्चन में और कुछ वैल्यू दे रखी है, अच्छा यहां पर एक क्वेश्चन में चीज दे रखी है, सवाल में ये चीज दे रखी है दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन इज 0 पॉइंट कितना दे रखा है बे 001 मोल पर केजी, मतलब तुमको यहाँ पर मोलालिटी दे रखी है। मेरे मार्कर ने उल्टी कर दी ऐसे करके, कैसे करके करी उल्टी करके। तो अब आप लोगों के पास में बहुत सारी चीजें आ गई। अब आप यहाँ पर क्या करो, तुमको मोलालिटी डायरेक्टली दे रखी है, तो अब इससे ज़्यादा बंदा क्या मदद करेगा यार, फॉर्मूला लगाओ और आगे बढ़ो। यहाँ से आई की वैल्यू निकाल लो, डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है 7.10 इंटू 10 टू द पावर -3 केल्विन्स। के एफ की वैल्यू क्या दे रखी है 1.86 केल्विन्स kg पर मोल। केल्विन केल्विन को मैं तुरंत काट देता हूँ। मोलालिटी इज द कॉन्सेंट्रेशन 0.001 मोल पर केजी, तो केजी से केजी कट गया और मोल से पर मोल कट गया इनटू आई। सो आई की वैल्यू क्या होगी 7.6 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 1.86 इंटू 0.01। तो
निकालते हैं हमारा ब्रह्मास्त्र कैलकुलेटर और 1.86 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं 0.01 के साथ, तो इट इज 0.018 0.018 और ये जाएगा 7.6 इंटू 10 टू द पावर -3। 18 4 ज़ा 8 4 ज़ा 32 3 का जी 72 होता है कुछ। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं आपको फाइनल वैल्यू डायरेक्टली लिख के दे देता हूं, दैट इज इट शुड बी 7.6 इंटू 10 टू द पावर -3, डेसिमल 1 2 डिजिट इधर ले जाता हूं तो 1.8 इंटू 10 टू द पावर -2, ये इसको अप्रॉक्सीमेटली 7.6 0.018, तो 1 और 2 डेसिमल इधर ले गए और फिर ये हो गया 1.8 18 4 ज़ा अप्रॉक्सीमेटली 3.87 आंसर आना चाहिए आपका। इट शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 0.018 अगर मैंने रखा और अगर मैं सॉल्व किया इट शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 3.87। मैं एक बार क्रॉस चेक करूंगा, हाँ 3.817, हाँ ठीक है अपना आंसर आया, ठीक आया 3.8187 आ रहा है क्या 817 बिल्कुल। हाँ तो हम लोग 3.8 लेकर चलेंगे, छोड़ो इतना हम लोग नहीं यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमको आई की वैल्यू मिल गई, फाइनली वी गॉट द वैल्यू ऑफ आई दैट इज 3.8 ठीक है। अब हम आगे सर क्वेश्चन के सॉल्व करेंगे। देखो मैंने आई की वैल्यू निकाल दी, मैंने एन की वैल्यू निकाल दी। व्हाट इज एन? एन हो गया ये, दैट इज व्हाट इज एन? एन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसोसिएटेड इन सॉल्यूशन। ये हम लोग एन की वैल्यू जानते हैं। तो बस इतना कर देने के बाद इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज पुटअप करना स्टार्ट करो। सो अल्फा इज इक्वल टू आई क्या है 3.8 - 1 अपॉन एन की वैल्यू क्या है x + 1 - 1, ठीक है। तो ये बचेगा 2.8 अपॉन x, 2.8 अपॉन x और क्यों x क्यों बचेगा? क्योंकि मैंने 1 को 1 से काट दिया। सो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई 2.8 अपॉन x। अब सर अल्फा का क्या करें? याद करो मैंने यहां पर क्या बोला, मैंने बोला कि जब कभी भी ऐसा कोई सॉल्ट आता है उसको आप लोग क्या मानोगे कि ये 100% डिसोसिएट हो गया। अगर 100% डिसोसिएट हो गया तो अल्फा की वैल्यू आप यहां पर 1 रख सकते हो। सो क्योंकि ये 100% डिसोसिएट हो रहा है हम अल्फा की वैल्यू यहां पर 1 यूज करेंगे। सो 1 इज इक्वल टू 2.8 अपॉन x की वैल्यू हो जाएगी 2.8। अब अगर x की वैल्यू 2.8 आ रही है तो क्या 2.8 मोल्स हो सकते हैं किसी भी चीज के? नहीं। तो हम बोलेंगे देयरफॉर x शुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3। सो देयरफॉर आपका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनेगा K3FeCN6। दिस इज हाउ यू शुड सॉल्व सच क्वेश्चन। आपको ये फॉर्मूला यूज करते आना चाहिए। ये n की वैल्यू समझ में आ गई। अब n क्या होगा? अगर आप फ्यूचर में ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप n की वैल्यू क्या निकालोगे? ऐसे निकालोगे, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। जब कभी भी एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है उसके बाद सॉल्यूशन में कितने मोल्स बचते हैं। तो x + 1 लिख दिया मैंने n की जगह पे, और ये तो 0 ही हो गया था क्योंकि मैंने इसको 100% डिसोसिएट होता था। अगर 100% नहीं होता तो इसका भी कुछ मोल होता तो मैं वो भी जोड़ता, लेकिन वो मैंने क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि ये तो है ही नहीं, खत्म हो गया। तो n की जगह पर x + 1 आ गया, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो गाइस इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एंड विद दिस फुल फ्लेजेड तरीके से वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। अब हम लोग अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और गाइज मैंने ये सोचा है कि सैटरडेज और संडेज को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे हमारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, हमारे जो भी क्वेश्चंस होते हैं जो एनसीईआरटी के होते हैं वो मैं आपके लिए रिकॉर्ड करूंगा डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैंने पीछे ग्रीन स्क्रीन लगा के लैपटॉप पे बैठ के, ताकि आपको सॉल्यूशंस मिल जाए। और उसके बाद हम लोग मंडे टू फ्राइडे कोशिश करेंगे चैप्टर्स पढ़ने की। तो गाइज चलो आज ये चैप्टर हमारा फुल फ्लेजेड कंप्लीट हो गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइज।